दोस्तों आज हमारा जो उत्तर प्रदेश की सीरीज चल रही थी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के क्रम में सीरीज नंबर 2 है दोस्तों। इसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन जो घटना चक्र की बुक है उसको आगे कवर करेंगे दोस्तों। और आधे घंटे की हमारी ये सीरीज चलेगी दोस्तों, जो कि लोअर पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस जिले से लगती हैं? तो किस राज्य से लगती हैं? तो शामली की सीमाएं किस राज्य से लगती है दोस्तों? तो हरियाणा राज्य से लगती है, हरियाणा से। उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों की सीमाएं जो हरियाणा राज्य से लगती है, इसमें है पहला हमारा सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, चौथा गौतम बुद्ध नगर और पांचवा अलीगढ़ और छठा मथुरा है। और आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली से लगती है। अगला है, भारत की मानक यामी डेडेस है और यह डेडेस से गुजरती है। तो भारत की मानक यामी जो है ना दोस्तों, वो 82 डिग्री 30 मिनट ये है, जो कि मिर्जापुर जिले से गुजरती है दोस्तों। मिर्जापुर, बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों ये प्रयागराज की नैनी से बहुत जगह आता है, गुजरती है। और वहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं होगा तो हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो एमपी के साथ में चित्रकूट, महोबा। एमपी के साथ में कुल कितने जिलों उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं? 11 जिले सीमा साझा करते हैं। इसकी ट्रिक कैसे बना लेंगे दोस्तों? जैसे 11 लिख दिए और उसको हम ऐसे मिला देंगे तो कितने जिले हो गए? 11 जिले। और एक चीज और एक फैक्ट याद रख लेना इसमें दोस्तों, 11 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं दोस्तों? राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा सदस्य कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 11 हैं दोस्तों, 11। उसको भी हम ऐसे याद कर लेंगे दोस्तों, यम बना लेंगे, ठीक है। तो 11 जो है राज्यसभा के सांसद हैं दोस्तों अपने मध्य प्रदेश के। अगला, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो महोबा कहाँ पर है? बुंदेलखंड में है दोस्तों। और महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था महोबा जिला। अगला है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो अपनी जो गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं ना, यहाँ पे श्री राम जी ने जो अपने वनवास के 14 वर्षों में से करीब 11 से 12 साल यहाँ पर बिताया था दोस्तों। गुप्त गोदावरी गुफा जो कहाँ पर है दोस्तों? चित्रकूट में है। कहाँ पर है दोस्तों? चित्रकूट में है, चित्रकूट जिले में। अगला हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो दक्षिण की सबसे ऊंची पहाड़ी अगर पूछे तो सोनाकर है, जो कहाँ पर है दोस्तों? हमारा सहारनपुर में है सोनाकर। और दक्षिण पूरे उत्तर प्रदेश की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अमसोट है। कौन सी है दोस्तों? अमसोट है, अमसोट, ठीक है। सोनाकर कहाँ? सोनभद्र में है, सोनाकर सोनभद्र में है। और अमसोट जो है दोस्तों ना, वो सहारनपुर जिले में है। अमसोट कहाँ पर है? सहारनपुर में। अगला, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ है। लगभग 9% भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ है। 9.18% जो है भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो अभी हम लोगों ने बताया, मतलब हमने पढ़ा कि दोस्तों अमसोट जो चोटी है ना, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? सहारनपुर में सबसे ऊंची चोटी है। और सोनाकर कहाँ पर है? सोनभद्र में, ठीक है। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है सोनाकर। पूरे उत्तर प्रदेश की पूछा जाए तो अमसोट चोटी है, जो कहाँ पर है? अपना सहारनपुर में। अगला, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करेंगे? लिख लेंगे उसको, बु न दे ल ख न ड। तो इसमें कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 7। कितनी? 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी हो गई? 7। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो अपना जो बुंदेलखंड है दोस्तों, वो आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अगला हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं, इसको हम लोगों को ढूंढना है। जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, ये अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। बिल्कुल दोस्तों, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है लखीमपुर, सबसे बड़ा जिला है। अगला हमारा सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। बिल्कुल दोस्तों, वन ज्यादा पे है, मतलब ज्यादा है जहाँ पे वो सोनभद्र है। अगला हमारा सीतापुर जो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला नहीं दोस्तों, सीतापुर जो है ना, वहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिकतम है। अगला है संत रविदास नगर, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। बिल्कुल दोस्तों, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ठीक है। और हापुड़ जो हो गया दोस्तों, तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा हापुड़। अगला है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो अपना जो कन्नौज है ना, कन्नौज को उत्तर प्रदेश का पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि काणिकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इस स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो अपना जो महोबा है ना दोस्तों, महोबा वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। और बुंदेलखंड में कुल शामिल कितने जिले हैं दोस्तों? तो झांसी हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया। कितने हो गए? 7 हो गए ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो 7 जिले शामिल हैं बुंदेलखंड में। अगला, नंगा पर्वत, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? मिलान करना है। तो नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल दोस्तों, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी अपना उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है दोस्तों, कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको नहीं सम्मिलित किया गया? जो अलीगढ़ है ना दोस्तों, ये अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, हरियाणा के इतने जिले। बाकी यूपी का हमको 8 जिला याद करना है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। शामू, बामे, गाहा, गौगू। शाह से क्या हो जाएगा हमारा? शामली। मुंह से क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा मुजफ्फरनगर। और बा से क्या हो जाएगा? बागपत। में से क्या हो जाएगा? मेरठ। गा से क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। हा से क्या हो जाएगा? हापुड़। गौ से क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। बू से क्या हो जाएगा? बुलंदशहर। तो ये ट्रिक आपको याद करना है। शामू बामे गाहा गौगू, शामू बामे गाहा गौगू, शामू बामे गाहा गौगू। अगला है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये जो उत्तर प्रदेश और अपना ये मध्य प्रदेश की सीमा है ना, इसी के अंतर्गत तो आता है बुंदेलखंड। और कुल कितने जिले हैं इसमें दोस्तों? तो 11 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो एमपी से टच करते हैं। जैसे इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो अपना जो बागी बलिया है ना दोस्तों, वो स्थित है उत्तर प्रदेश का जिला बिहार। इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों।
इसकी ट्रिक लिखिए, सोचूंगा बाद को मैं, सोचूंगा बाद को मैं। तो कितने जिले हो गए? 3 3 6 1 7, 7 जिले हैं जो दोस्तों वो कहाँ से टच करते हैं सीमा? यूपी के बिहार से। ठीक है, सो से क्या हो जाएगा? सोनभद्र, चा से क्या हो जाएगा? चंदौली, गा से क्या हो जाएगा? गाजीपुर, बा से क्या हो जाएगा? बलिया, दा से क्या हो जाएगा? देवरिया, का से क्या हो जाएगा? कुशीनगर, मा से क्या हो जाएगा? महाराजगंज। तो ये 7 जिले जो दोस्तों ना उत्तर प्रदेश के, वो बिहार से टच करते हैं, बिहार बॉर्डर पे हैं। सोचूंगा बात को मैं, सोचूंगा बात को मैं, सोचूंगा बात को मैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जो अपना नेपाल है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इसकी भी मैं ट्रिक आपको एक शानदार बताता हूँ दोस्तों। पीली खीर बहरा सुन, खीर बहरा सुन बलराम सिद्धा महाराज है, बलराम सिद्धा महाराज है। पीली से क्या हो जाएगा? पीलीभीत, खीर से क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, बहरा से क्या हो जाएगा? बहराइच, सुन से क्या हो जाएगा? श्रावस्ती, बलराम से क्या हो जाएगा? बलरामपुर, सिद्धार्थ से क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर हो जाएगा, महाराज से क्या हो जाएगा? महाराजगंज। तो हमारा दोस्तों ये कुल कितना जिला तो याद हो गया हम लोगों को दोस्तों? पीली खीर, बहरा सुन, बलराम सिद्धा महाराज है। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सहारनपुर सीमा साझा करता है, देवरिया बिल्कुल साझा करता है दोस्तों बिहार के साथ, हरदोई सीमा साझा नहीं करता है, जबकि ललितपुर ये भी एमपी के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारा जो हरदोई हो गया दोस्तों, ये किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? एमपी के साथ में इलाहाबाद की करती है, मिर्जापुर करती है, इटावा करती है, अलीगढ़ की नहीं करती दोस्तों, अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करती है। अगला, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये उड़ीसा का जो है ना वो शामिल नहीं, मतलब इसमें स्पर्श नहीं करेगी। बाकी उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, कुल 8 राज्यों को, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश जो अपना दिल्ली हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य वो सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश। अगला, अब हमारा जो दोस्तों जलवायु मृदा आ गया, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? संवेदनशीलता की मतलब बात करें दोस्तों, हमारा बुंदेलखंड जो है दोस्तों, ये सही हो जाएगा, ये संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर अनियमित वर्षा होती है। ठीक है, अनियमित वर्षा, कोई वर्षा का टाइम नहीं, और मिट्टी का कटाव, जल संकट और तापमान में अधिकतम वृद्धि है दोस्तों, इसलिए संवेदनशीलता के क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड आ गया। उत्तर प्रदेश की जलवायु डेडस है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रो स्टाम्प हुआ डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकारों में भेंट किया है। पहला हमारा आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, दूसरा हमारा साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। अगला है हमारा, बुंदेलखंड मिट्टी डेडस में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बुंदेलखंड मिट्टी हमारी पाई जाती है दक्षिणी पठार में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दक्षिणी पठार में पाई जाती है बुंदेलखंड मिट्टी। और उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिण प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों से में लाल मृदा, पड़वा, मार, राकड़ एवं भोंटा आदि के नामों से जाना जाता है बुंदेलखंड की मिट्टी को। अगला, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे परवा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। राकर मिट्टी अलग है, पड़वा अलग है। अगला, इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाती है और यह मिट्टी गहरी राकर और पतली राकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना एवं खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में काबर, मार और परुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला है इसमें दोस्तों, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, बिल्कुल दोस्तों। ऊपरी गंगा का मैदानी जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। अगला हमारा दोस्तों, इस क्षेत्र में सिंचाई घनता 130% से अधिक तथा कृषि घनता 140% है, बिल्कुल सही दोस्तों। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई घनता 130% से अधिक तथा कृषि घनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में, भारत की बात कर रहा है दोस्तों, भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र कितने वर्गों में मतलब विस्तृत है? 15 वर्गों में, 15 जोन में वर्गीकृत है। यहाँ उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र कुल कितने जोन में वर्गीकृत है? तो 15 जोन में। यूपी का हमारा पूछ ले तो वो कितने जोन में वर्गीकृत है? तो हमारा 9 जोन में वर्गीकृत है। और भारत का पूछ ले तो हमारा 15। अच्छा, एक चीज, उत्तर प्रदेश कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और भारत ही पूछ ले, भारत कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो हमारा 5 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है भारत। ये दोनों चारों फैक्ट आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की जलवायु। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन आ गया ना, उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पहली है बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा। बांगर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं बांगर को। और खादर, जिसमें खाद वाद रहती है ज्यादा, ये हमारी खादर या नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह डेल्टा के निकट है। तो ये कर्क रेखा के निकट है, इसलिए इसका जो तापमान है ना सबसे मतलब उच्चतम है बुंदेलखंड का।
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। नहीं दोस्तों, 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये 9, अभी हमने आपको फैक्ट बताया था कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो ना तो 1 ना ही 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड में क्षेत्र में प्रमुखता है? तो जो काली कपासी मिट्टी है ना, उसकी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, एक काबर और एक मार। काली मिट्टी में काबर और मार, काली मिट्टी में काबर और मार 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। लाल मिट्टी, दूसरी है कौन सी? लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और परुआ 2 समूह में विभाजित किया जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। तो बुंदेलखंड की मिट्टी को किस किस में प्रमुखता बांटा जाता है? तो 2 प्रकार में, एक पहला है काली मिट्टी, दूसरी है लाल मिट्टी। काली मिट्टी जो कि प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार 2 प्रकार की, ठीक है। इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी काली मिट्टी में अधिक होती है, जबकि लाल मिट्टी में उत्पादन क्षमता अधिक नहीं होती है। और राकर और परुआ इसके 2 समूह हैं, और काली मिट्टी के काबर और मार, काली के काबर और मार, लाल मिट्टी के राकर और परुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में ककरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में ककरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। परवा मिट्टी को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बिहारों में पाई जाती है परवा मिट्टी। अगला, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो सीतापुर, बाराबंकी में नहीं दोस्तों, एटा मैनपुर में ये भी नहीं दोस्तों। तो मिर्जापुर और झांसी में, बिल्कुल दोस्तों, लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण जो बालुकाय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो अपना जो आगरा एवं अलीगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं, लवणी मृदा होती है। और अपना जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो दोस्तों अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में दोस्तों ये पाई जाती है। और यहाँ पे जो दोस्तों उर्वरकों के लगातार प्रयोग होने के कारण ये 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि जो दोस्तों क्षारीय मृदा होती है। अगला, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अपना जो गोरखपुर में है ना, बाबा की नगरी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है गोरखपुर में। अगला, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जलवायु क्षेत्र हमने देखा था 9 है, तो वो कौन कौन से हैं 9 ये भी देख लेते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र, ये 9 जलवायु क्षेत्र हैं। और अगला, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के डेल्टा जिले में पाई जाती है। तो अपना जो जौनपुर है ना, जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर पोटाश की कमी है दोस्तों। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन तथा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है मृदा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी में। कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा डाल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टंगरा और मांगुर सहित मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था, बिल्कुल सही दोस्तों। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, बिल्कुल सही दोस्तों। तीनों ऑप्शन जो एकदम सही है दोस्तों। कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा डाल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1979 को घोषित किया गया था। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शरीर को मतलब शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था कछुओं को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो जो चंबल है ना दोस्तों, चंबल, ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, चंबल। अगला, और उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे है। अगला, गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो गोंडा में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो अपनी जो सरजू नदी है, सरयू नहीं सरजू गोंडा की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, सरजू नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर है रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो जो चंद्रप्रभा है ना दोस्तों, चंद्रप्रभा, उसी का नाम उसी के नाम से देखिए मेल खा रहा है, चंद्रमा की चमक, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है दोस्तों? ये चंदौली में है। कौन किस जिले में है? चंदौली जिले में है। या ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकारा आदि शामिल हैं इसमें चंदौली में। अगला, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो किशनपुर को 1972 में, कब? 1972 में किशनपुर को वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है किशनपुर। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। अच्छा दोस्तों, किशनपुर और कतरनिया घाट, कतरनिया और किशनपुर ये दोनों मिल करके इनको 1987
1987 में मिला करके दुधवा टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया 1987 में किशनपुर और कतरनिया घाट दोनों को मिला करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दुधवा है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बिल्कुल दोस्तों, हस्तिनापुर वन्यजीव बिल्कुल सही दोस्तों, कान्हा नहीं, कान्हा कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक बाघ अभ्यारण्य है। 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसको। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अपना जो पटवा है ना, पटवा को पटना पक्षी विहार कहा जाता है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा में, पटना एटा इसे याद कर लेंगे दोस्तों। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है, एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। अगला, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है तो कौन सा क्या कहा जाता है? सुसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा डॉल्फिन को सुसु कहा जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था तथा इसे सुसु भी कहा जाता है। अगला, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य डेड का एक हिस्सा है। तो जो दुधवा का भी हम लोगों ने फैक्ट पढ़ा था, दुधवा नेशनल पार्क किशनपुर और कतरनिया घाट दोनों करके को मिला करके बनाया गया था। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यह अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुए, टाइगर, अजगर, बार्किंग, हिरण और घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल में आच्छादित है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो पलाश या टेसु जो है दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है? पुष्प है, पलाश या टेसु, ये पाया जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व मध्य पश्चिम मैदान में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी के तट के नम वाले क्षेत्र में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि क्षेत्र वृक्ष होते हैं। अगला, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है? तो ये घड़ियालों के लिए दोस्तों बेसिकली घर है। अगला, अच्छा, इसका फैक्ट भी याद कर लें दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सुसु, जिसको डॉल्फिन कहा जाता है दोस्तों, की रक्षा के लिए बनाया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल रेड है, तो इसमें स्टार, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.24% है, वनावरण, और वृक्षावरण 3.72%, वनावरण 6.24%, वनावरण और वृक्षावरण 3.72% है। अतः उपयुक्त विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ध्यातव्य है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? सोनभद्र में सबसे अधिक है दोस्तों, 2407.87 वर्ग किलोमीटर, 2407.87 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र में। लखीमपुर खीरी में 1234, 1 2 3 4.13 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी का दोस्तों है 1 2 3 4.13 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर का 736.91 वर्ग किलोमीटर है। पीलीभीत का 673.84 वर्ग किलोमीटर है। चित्रकूट का 636.56 वर्ग किलोमीटर है। तो सोनभद्र का सबसे ज्यादा है, कितना दोस्तों? 2407.87। जैसे 24 × 7 बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने, लिखा होता है ना, तो उसी तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि 2407 याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? तो लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? इटावा में दोस्तों। अच्छा, इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। लायन को, अगर लायन आपको दौड़ा लिया शेर, तो आप क्या करेंगे? उसको ईंट फेंक करके मारेंगे दोस्तों। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। इटावा में स्थापित हो रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित हो रही है। 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है, इटावा लायन सफारी की पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू किया गया था। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कुल कितने हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। इसे लिखो टाइगर, 1 2 3 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक बनाओ दोस्तों। अमन की रानी दुधवा पीली, अमन की रानी दुधवा पीली। अमन से वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अमनगढ़। रानी से क्या हो जाएगा? रानीपुर। दुधवा से क्या हो जाएगा? दुधवा। और पीली से क्या हो जाएगा? पीलीभीत। तो अमन की रानी दुधवा पीली, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ के अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है, रानीपुर को। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो दुधवा किसके लिए? तेंदुआ के लिए दोस्तों, दुधवा माना जाता है तेंदुआ के लिए। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो जो अपना है हस्तिनापुर ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में स्थित है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में। किशनपुर, लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट, बहराइच में। और सबसे बड़ा हस्ती जिसकी हस्ती बड़ी होगी वही तो सबसे बड़ा होगा। तो हस्ती से याद करेंगे इसे ट्रिक से। हस्ती कितनी जो क्या है वो बहुत बड़ी है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव जिले में, बिल्कुल गलत दोस्तों। ओखला ललितपुर में, नहीं दोस्तों। सांडी हरदोई, बिल्कुल सही दोस्तों, सही सुमेलित है। क्योंकि सांड जो है, इसको ट्रिक से याद करेंगे। सांड जो है ना, सांड वो हर कोई को मारता है, हर कोई को मारता है। सांडी अभ्यारण्य, सांडी वन्यजीव कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? हरदोई जिले में। कहाँ पर हो जाएगा? हरदोई जिले में, क्योंकि सांड जो है हर कोई को मारता है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। जबकि बखीरा कहाँ पर है दोस्तों? संत कबीर नगर में। और ओखला गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र में स्थित है। अगला, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव। अच्छा, उन्नाव जिले में स्थित। वर्ष 2015 में इसका नाम बदल दिया दोस्तों। नाम बदल कर क्या रखा गया? शहीद चंद्रशेखर आजाद
शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य नाम कर दिया गया। यह अभयारण्य 224.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो सुर सरोवर दोस्तों ये किसका आवास है दोस्तों? सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्धों का जो ना दोस्तों आवास है सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य कीथम झील, सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्धों का। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील, सारस क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यह झील भारत के आगरा में स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था। वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र को सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य घोषित किया। यह अभयारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे तालाब भी शामिल है। तो सुर सरोवर कहाँ पर दोस्तों? आगरा। सुर सरोवर आगरा, सुर सरोवर आगरा, सुर सरोवर आगरा, सुर सरोवर आगरा। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 490 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कितने वर्ग किलोमीटर? 490 वर्ग किलोमीटर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था तथा बाघों और बारहसिंगे के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा 1977 में, ठीक है, स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नवाबगंज जो ना दोस्तों उन्नाव में स्थित है और इसका 2015 में नामकरण क्या किया गया? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किया गया, नवाब का नाम। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 250 वर्ग प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दुधवा हो गया, कान्हा हो गया, अमनगढ़ हो गया, बांधवगढ़ हो गया। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बाघ अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। नहीं, कान्हा तो एमपी में है ना दोस्तों, एमपी में है, कान्हा हो गया एमपी में है। और पीलीभीत, बांदीपुरा रणथंभौर सब राजस्थान में दोस्तों। और अपना अमनगढ़ बांधवगढ़, ये दोस्तों डी वाला ऑप्शन, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। एक और ऐड कर लीजिएगा, रानीपुर। हमने देखा था अमन की रानी, दुधवा, पीली। अगला, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युगों में से कौन सा युग बेमेल है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में। नहीं दोस्तों, चंद्रप्रभा तो चंदौली में है ना। कतरनिया घाट दोस्तों ये पीलीभीत में। कतरनिया घाट कहाँ पर है दोस्तों? पीलीभीत में ना होकर के कहाँ पर है? बहराइच में। कतरनिया घाट कहाँ पर है? बहराइच में। इसमें तो दुधवा कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। बिल्कुल सही दोस्तों। रानीपुर कहाँ पर है? चित्रकूट में। तो ये तो क्या है दोस्तों, सब तो गलत है इसमें। एक सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में, बिल्कुल दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में, बिल्कुल सही दोस्तों। रानीपुर चित्रकूट में, बिल्कुल सही दोस्तों। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित? उन्नाव, नवाबगंज उन्नाव। अगला, सांडी कहाँ पर है? हर कोई मारता है सांड, समस्तपुर रायबरेली में। समन कहाँ पर है? मैनपुरी में, समन मैनपुर में। पार्वती अर्गा गोंडा में। अगला, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो सुरहाताल बलिया में। किस जिले में है? बलिया जिले में स्थित है सुरहाताल। अगला, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव अभयारण्य एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2012-13 में वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 में। अगला, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो अपना जो दोस्तों दलदली हिरण है ना, इसकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी, 1986 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कहाँ पर है ये? सॉरी, हस्तिनापुर मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था तथा दलदली हिरण को बारहसिंघा भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में सांभर, चीता, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर जिलों में भी स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश और आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर डी माना है। बाघ, अच्छा डी भी माना है आयोग ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो अपना जो कतरनिया घाट है ना दोस्तों, इसको 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर तो 1972 में था दोस्तों। और अपना जो ये रायपुर है दोस्तों, रायपुर चंबल दोस्तों, ये 1979 में। चंबल जो दोस्तों 1979 में, 1979 में। कतरनिया घाट 1975 में। किशनपुर दोस्तों ये हमारा 1972 में। चंबल 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी, रानीपुर। अगला, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य। चंद्रप्रभा है कहाँ पर? चंदौली जिले में है। सॉरी, इसको हम लोगों ने 20 बार पढ़ा। 1975 में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी चंद्रप्रभा की, चंदौली में। अगला, विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महोबा में। महोबा वाले विजयी होते थे ना हमेशा, तो महोबा में विजय सागर पश्चिमी बिहार है, महोबा में। अगला, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जो अपना दोस्तों जिम कॉर्बेट है ना, कॉर्बेट, इसका हिस्सा है दोस्तों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने के बाद कब बना था दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल लगभग 578 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2012 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो माँ से मयूर, माँ से मथुरा, माँ से मयूर, माँ से मथुरा, माँ से मयूर, माँ से मथुरा। मथुरा के वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर में, बिल्कुल सही दोस्तों। लाख बहोशी कन्नौज में, बिल्कुल दोस्तों। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर में, बिल्कुल गलत दोस्तों। कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है सही से। महावीर कहाँ पर है? ललितपुर में। लाख बहोशी कन्नौज में। किशनपुर है कहाँ पर दोस्तों? तो ये किशनपुर और कतरनिया घाट दोनों मिलकर के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बने हैं दोस्तों। और कैमूर जो है दोस्तों ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद का हिस्सा है, कैमूर। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? लखीमपुर खीरी जिले में। किस जिले में? लखीमपुर खीरी जिले में है। मोहना और सुहेला नदी, दोनों नदियों का नाम याद रखिए दोस्तों। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में, ये देखो 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो किशनपुर है, सुरहाताल है, कतरनिया घाट, कालेसर नहीं दोस्तों। कालेसर जो है वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। किशनपुर कहाँ पर दोस्तों? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। उसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गिद्ध कहाँ पर? महाराजगंज में। महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया। हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया दोस्तों। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर दोस्तों? महाराजगंज। गिद्ध संरक्षण केंद्र 2019 में, उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में। कब? नवंबर 2019 में। गिद्ध नवंबर 2019 में। अगला, निम्नलिखित अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्यों में से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना एटा में दोस्तों जयप्रकाश नारायण बिल्कुल दोस्तों है। चित्रांगुड़ी और उधवा ये नहीं है दोस्तों दोनों। तो 3 और 4 जो हमारा सही हो जाएगा। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु एवं उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। जबकि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल बलिया जिले में है। जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? सुरहाताल बलिया जिले में। सुरहाताल क्या कहा जाता है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण नाम दिया गया है सुरहाताल को, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र लगभग, तो प्रश्नकाल के समय दोस्तों 6.84% था, लेकिन अभी वर्तमान पूछा जाए तो 9.23% है। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 9.23% है। कुल वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.72% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 3.72% है दोस्तों वृक्षावरण। कितना है वर्ग किलोमीटर? 8950। राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96% है वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। 1 जुलाई से 7 जुलाई। अगला, मिलान करना है दोस्तों। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है दोस्तों? नवाबगंज उन्नाव में। नवाबगंज कहाँ पे है दोस्तों? उन्नाव में। ओखला कहाँ पर है? गाजियाबाद, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत आता है दोस्तों। और समस्तपुर कहाँ पर? रायबरेली में। पार्वती अर्गा गोंडा में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। 2, 3, 4। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। अगला, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। नवाबगंज उन्नाव में। अगला, 1 से 2 को मिलान करना है दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है बिल्कुल दोस्तों। असम क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा असम। उड़ीसा का सिमलीपाल उड़ीसा में। कर्नाटक का बांदीपुरा। तो मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुरा कर्नाटक, राजाजी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित सही नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर बिल्कुल गलत दोस्तों। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में बिल्कुल सही दोस्तों। पशु और पक्षी दोनों इज्जत नगर में। पशु तो बरेली में है दोस्तों, और पक्षी जो दोस्तों ये भी बरेली के इज्जत नगर में है दोस्तों। और पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है दोस्तों। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, हरियाणा के करनाल में दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर? इटावा में। अगला, निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वनाच्छादित है। सोनभद्र में सबसे अधिक है दोस्तों। सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, फिर चंदौली, फिर श्रावस्ती। अगला, सुरहाताल कहाँ पर है? बलिया में दोस्तों। सुरहाताल गंगा और सरयू दोआब में स्थित है। सुरहाताल गंगा और सरयू के दोआब में स्थित है। यह एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी की स्थापना वर्ष 1991 में। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको जेपी नारायण भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। यह 14.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समस्तपुर रायबरेली में है बिल्कुल दोस्तों उत्तर प्रदेश में। जबकि वेदांतल तमिलनाडु में दोस्तों। घट प्रभा कर्नाटक में। जायकावाड़ी महाराष्ट्र में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अगला, भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या भारत के किस राज्य में क्या स्थित है? ये दोस्तों क्वेश्चन में नहीं पूछा गया दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो 25 नवंबर 1974 को वन निगम स्थापित किया गया। 74 को। इसको ऐसे टिक याद करेंगे कि चारों तरफ वन लगा दो तो चारों से 74 हो जाएगा। ऐसे टिक याद कर लीजिए दोस्तों। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के संबंध में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अपना जो अमनगढ़ है ना दोस्तों, अमनगढ़ वो टाइगर रिजर्व, वो लखीमपुर खीरी जिले वाला, वो बाघों के संरक्षण से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी है, जो 1987 में बनाया गया था, तथा दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में, तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में। हाल ही में उत्तर प्रदेश रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के राज्य के 4थे और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुरू किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आगे वाले चैप्टर में हम लोग नदी और झीलें पढ़ेंगे 5 नंबर से दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।